तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आमिर खान की इस साल आने वाली लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है सितारे जमीन पर। और इस मूवी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मूवी एक स्टैंड अलोन मूवी है और इसलिए इस मूवी का आमिर खान की पुरानी मूवी यानी कि तारे जमीन पर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हालांकि ये सितारे जमीन पर मूवी चैंपियंस नाम की एक स्पेनिश मूवी की रीमेक है, लेकिन इस मूवी की खासियत ये है कि ये कहीं पर भी आपको फील नहीं होने देगी कि ये कोई रीमेक मूवी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मूवी को बिल्कुल इंडियन तरीके से बनाया गया है। बाकी इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर हमें 10 स्पेशल बच्चे दिखाए गए हैं, ऐसे बच्चे जो कि बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं। लेकिन इन्हीं 10 स्पेशल बच्चों को आमिर खान ट्रेनिंग देता है, जो कि इन सारे बच्चों का कोच भी होता है, और वो इन 10 स्पेशल बच्चों को बास्केटबॉल में बहुत आगे लेकर जाता है। सो इसीलिए दोस्तों, चाहे बात करें मूवी की स्टोरी की, चाहे बात करें सभी एक्टर्स की एक्टिंग की, या फिर बात करें इस मूवी के सॉन्ग्स और म्यूजिक की, ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया हैं। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी सितारे जमीन पर मूवी को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी आप सबको बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो काफी कमाल करने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आप में से जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है आमिर खान से, और मूवी के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि मूवी के अंदर आमिर खान का नाम गुलशन होता है और वो दिल्ली के नेशनल बास्केटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच होता है, और साथ ही साथ वो रहने वाला भी दिल्ली का ही होता है। अब मूवी के पहले सीन में हम ये देखते हैं कि गुलशन की बास्केटबॉल टीम आज के दिन बास्केटबॉल के फाइनल्स में जा चुकी है, और अभी कुछ ही देर में दिल्ली के एक स्टेडियम में उनका फाइनल मैच होने वाला है। अब मैच के शुरू होने के ठीक पहले बास्केटबॉल की पूरी टीम, गुलशन जो कि असिस्टेंट कोच है और उसका सीनियर यानी कि जो कि हेड कोच है, वो सब के सब स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि अगले पल उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों, जब भी अक्सर बास्केटबॉल के मैचेस हुआ करते हैं तो उन बास्केटबॉल टीम्स के जो कोच होते हैं वो अक्सर उन्हें गाइड किया करते हैं, और बिल्कुल यही चीज हम दिल्ली के बास्केटबॉल टीम के कोच को भी करते हुए देखते हैं, जो कि गुलशन का सीनियर होता है। लेकिन यहाँ पर गुलशन ये नोटिस करता है कि उसका सीनियर टीम को जो भी बता रहा है उन सारी स्ट्रेटेजी से उनकी टीम हारती जा रही है, और इसीलिए ये सब देखकर गुलशन को बहुत गुस्सा आता है एंड वो अपने सीनियर को यानी कि हेड कोच को स्ट्रेटेजी चेंज करने को कहता है। लेकिन गुलशन का सीनियर उसकी बात नहीं मानता है और वो गुलशन को चुप बिठा देता है। लेकिन गुलशन अपनी टीम को हारते हुए देखकर बार बार अपने सीनियर को बोलने लगता है, जिस वजह से हम ये देखते हैं कि कोच को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में आकर न सिर्फ गुलशन को बहुत ही उल्टा सीधा कहता है, बल्कि उसके साथ ही वो गुलशन की हाइट का भी मजाक बनाता है, और वो गुलशन को टिंगू कहता है। टिंगू बात सुनकर गुलशन को बहुत गुस्सा आता है, और इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने सीनियर को यानी कि कोच के मुंह पे घूंसा मार देता है। लेकिन फिर ये सब देखकर जो स्पोर्ट्स फेडरेशन वाले होते हैं वो गुलशन को उसकी जॉब से सस्पेंड कर देते हैं। इसके साथ ही अब क्योंकि गुलशन ने पूरे स्टेडियम के सामने अपने सीनियर को घूंसा मारा था, इसीलिए वो सारी चीजें लोग कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और धीरे धीरे करके वो वीडियो वायरल हो जाती है एंड सारे लोग उस वीडियो को देखने लगते हैं। अब इसके बाद हम गुलशन को देखते हैं, जो कि अपनी नौकरी से सस्पेंड हो चुका था, और इसीलिए नौकरी जाने के गम में वो सीधा क्लब में जाता है एंड वहाँ जाकर रात को बहुत सारी शराब पी लेता है, और फिर शराब पीने के बाद वो सीधा अपनी गाड़ी लेता है एंड अपने घर जाने लगता है। लेकिन रात के समय ड्राइव करते हुए गुलशन इतना ज्यादा नशे में हो जाता है कि वो रोड्स पर रैश ड्राइविंग करने लगता है, और फिर देखते ही देखते वो गलती से नो एंट्री में घुस जाता है और वहाँ पर घुसकर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देता है। लेकिन जब ये सब देखकर पुलिस वाले गुलशन को उसकी गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसने ये क्यों किया, तब वहाँ पर भी गुलशन पुलिस वालों से सॉरी नहीं कहता है, बल्कि वो इतना ज्यादा नशे में होता है कि वो पुलिस वालों से लाइसेंस मांगने लगता है, एंड वो पुलिस कर्मचारियों से कहता है कि जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो रोड पर गाड़ी खड़ी क्यों करते हो। अब गुलशन की सारी हरकतें देखकर पुलिस वाले उस पर चार्जशीट फाइल कर देते हैं और उसे ले जाकर सीधा पुलिस स्टेशन के सेल में डाल देते हैं। अब अगली सुबह गुलशन को छुड़ाने के लिए उसका वकील आता है, जो वकील पेशे से वकील होने के साथ साथ गुलशन का दोस्त भी होता है। लेकिन अब क्योंकि गुलशन के ऊपर FIR दर्ज हो गई थी, इसीलिए अगले दिन गुलशन को अपने केस के सिलसिले में कोर्ट जाना पड़ता है। अब अगले दिन जब गुलशन अपने वकील के साथ कोर्ट जाता है, तब वहाँ पर जज गुलशन का पूरा केस देखती है, एंड फिर उसके बाद वो गुलशन से
कहती है कि सबसे पहले तो तुमने अपने सीनियर के ऊपर हाथ उठाया, फिर तुमने ड्रिंक एंड ड्राइव किया और फिर जाकर पुलिस की गाड़ी ठोक दी और फिर उसके बाद तुमने पुलिस से बदतमीजी भी की और इसीलिए इन सब चीजों की वजह से तुम्हें 2 साल की जेल हो सकती है। लेकिन असल में तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है और आज से पहले तुम पर कोई भी पुलिस केस नहीं हुआ है। इसके साथ ही तुम काफी अच्छे बास्केटबॉल के कोच भी हो और इसीलिए इन सब चीजों की वजह से मैं तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहती। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक दूसरी सजा दे रही हूँ और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें 3 महीनों तक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना होगा। लेकिन ये बात सुनकर गुलशन को काफी अजीब लगता है और वो जज के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड तो असल में पागल होते हैं और मैं ऐसे पागल बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ। लेकिन गुलशन की इस बात को सुनकर जज को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो गुलशन पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाती है, जिस वजह से गुलशन को जुर्माना मानते हुए अपनी सजा कबूल करनी पड़ती है। अब इसके बाद गुलशन अपने घर जाता है और ये सारी बात अपनी माँ को बताता है। ये सारी बातें सुनकर गुलशन की माँ उससे कहती है कि ये सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे स्पेशल होते हैं, इसीलिए इन्हें पागल नहीं कहना चाहिए और इसीलिए तुझे भी ऐसे बच्चों के लिए अपने नजरिए को बदलना चाहिए। वैसे भी बेटा, कोई न कोई कमी सबके अंदर होती है, जैसे कि तेरे अंदर कमी है छोटी हाइट की। जब तू छोटा था तब तू बास्केटबॉल में काफी अच्छा था, लेकिन तेरी छोटी हाइट की वजह से तेरे कोच ने कभी भी तुझे टीम में एंट्री नहीं दी। यहाँ तक कि जब मैं तेरे कोच के सामने रोई गिड़गिड़ाई और उसे चाटा मारा, तब इन सब के बाद जाकर ही तेरे कोच ने तेरा ट्रायल लिया था। लेकिन तेरे ट्रायल को देखकर उन्हें काफी खुशी हुई और फिर उन्होंने तुझे टीम में शामिल कर लिया, जिसके बाद जाकर आज तू एक नेशनल बास्केटबॉल टीम का कोच भी है। सो इसीलिए बेटा, तुझे भी दूसरों की कमी को देखकर उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि तुझे उनकी कमी के साथ भी उन्हें अपनाना चाहिए। अब इसके बाद ही सजा के मुताबिक गुलशन अगले दिन सीधा उसी एकेडमी के अंदर जाता है जहाँ पर जाकर उसे स्पेशल बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना है। यहाँ पर आकर उसकी मुलाकात करतार सिंह से होती है, जिन्हें सिंपली करतार पाजी कहा जाता है। और ये करतार पाजी बेसिकली इस एकेडमी के केयर टेकर होते हैं एंड वो यहाँ के सारे बच्चों की देखभाल करते हैं। अब यहाँ पर करतार पाजी गुलशन से पूछता है कि आखिरकार वो हफ्ते में बच्चों को कितने दिन ट्रेनिंग देगा। ये बात सुनकर गुलशन उससे कहता है कि वो हफ्ते में 1 दिन बच्चों को ट्रेनिंग देगा और बाकी दिन बच्चों के लिए फुल आराम। लेकिन ये बात सुनकर करतार पाजी सीधा जज को फोन कर देता है और गुलशन की जज से बात करवा देता है। अब जज से फोन पे बात करके गुलशन डर जाता है एंड वो जज से कहता है कि वो हफ्ते में 1 दिन नहीं बल्कि हफ्ते के हर एक दिन बच्चों को सिखाएगा, यानी कि 7 के 7 दिन। अब दोस्तों, यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि आखिरकार ये जो लेडी जज है जिसने गुलशन को ये सजा दी है, वो गुलशन से इन सारे स्पेशल बच्चों को सिखाने पर क्यों तुली हुई है। एक्चुअली में इन सारे स्पेशल बच्चों में से एक बच्चा उसी लेडी जज का भतीजा होता है और अब क्योंकि गुलशन एक बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल का कोच है, इसीलिए वो चाहती थी कि गुलशन किसी तरह से उसके भतीजे को भी बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छे से सिखा दे। बाकी अब इन सब के आगे हम ये देखते हैं कि गुलशन सीधा उन सारे बच्चों से मिलने जाता है और यहाँ इन सारे स्पेशल बच्चों के सामने वो उनसे कहता है कि वो उनका नया कोच है जो कि अब से उन्हें रोज यहाँ पर बास्केटबॉल सिखाएगा। लेकिन असल में गुलशन को इन सारे बच्चों से बातचीत करने में काफी दिक्कत होती है और वो इसीलिए क्योंकि इन सारे बच्चों में से कुछ बच्चों की बात गुलशन को समझ नहीं आती, कुछ गुलशन की बात का अच्छे से रिप्लाई नहीं करते हैं और कुछ तो गुलशन से ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। लेकिन ये सारे बच्चे दिल के काफी अच्छे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि गुलशन को ऐसे बच्चे पसंद नहीं है, इसीलिए वो इन सारे बच्चों से परेशान होने लगता है। हालांकि यहाँ पर गुलशन को इन बच्चों के बारे में ये भी पता लगता है कि वैसे तो इन बच्चों की उम्र 18 साल, 20 साल या फिर 22-23 साल भी है, लेकिन इन बच्चों का जो दिमाग है वो 7-8 साल के बच्चे जैसा है और इसीलिए इन सब की हरकतें बिल्कुल वैसी है जैसी 7-8 साल के बच्चे करते हैं। अब दोस्तों, इन सब के बाद गुलशन अपने घर जाता है और घर आकर उसे पता लगता है कि आज उसे अपनी मदर के साथ एक फंक्शन में जाना है। अब दोस्तों, इसी दौरान हमें पता लगता है कि असल में गुलशन मैरिड है, यानी कि उसकी शादी हो चुकी है और गुलशन की वाइफ का नाम सुनीता है और गुलशन और सुनीता दोनों ही एक दूसरे घर में रहा करते थे। लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले गुलशन ने अपनी वाइफ से झगड़ा कर लिया और वो सीधा अपनी मदर के घर में रहने लगा और बीते 1 हफ्ते से उसने अपनी वाइफ से बात भी नहीं की है। लेकिन दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि जैसे ही गुलशन अपनी मदर के साथ फंक्शन में जाता है, वैसे उस फंक्शन में उसे वहाँ पर अपनी वाइफ भी दिखती है और अब क्योंकि गुलशन अपनी वाइफ के सामने आ गया होता है, इसीलिए वो उससे मिलकर बातचीत करने लगता है। अब दोस्तों, इन दोनों की बातचीत से हमें पता लगता है कि असल में गुलशन और सुनीता ने लव मैरिज की थी और अभी के टाइम में गुलशन की जो वाइफ है यानी कि सुनीता, वो गुलशन की मदर की एक साड़ी की दुकान चलाती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि सुनीता को गुलशन से बच्चा चाहिए, लेकिन गुलशन को बच्चे पसंद नहीं है, या फिर यूँ कहें गुलशन को फादर बनना पसंद नहीं है। और दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि गुलशन के जो फादर थे उन्होंने गुलशन को और उसकी मदर को बहुत पहले छोड़ दिया था
और जब गुलशन सिर्फ 9-10 साल का था तब से ही वो अपने फादर के बिना ही जिया है। एंड उसने ये भी देखा है कि उसकी मदर ने बिना उसके फादर के कितनी सारी मुसीबतें झेली हैं और इसीलिए उसके मन में फादर नाम के शब्द को लेकर चिढ़ हो गई है, जिस वजह से वो किसी भी बच्चे का फादर नहीं बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ सुनीता उसे समझाती है कि तुम अपने फादर से बिल्कुल अलग हो और जैसा तुम्हारे फादर ने किया वैसा तुम तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। सो इसीलिए तुम अपने मन से इस डर को और इस चिढ़ को निकाल दो, जिसके बाद हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गुलशन सुनीता की बात सुनकर चिढ़ जाता है और वो गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ तक कि गुलशन ने सुनीता से बातचीत करना और उसका घर भी इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी और सुनीता की पहले भी इन सब चीजों को लेकर बहस हो चुकी है। अब हालांकि इसके बाद अगली सुबह गुलशन फिर से ट्रेनिंग पर जाता है और वो अकेडमी पहुंचकर बच्चों को ट्रेनिंग देने लगता है। अब यहाँ पर गुलशन धीरे धीरे करके बच्चों के बारे में समझने लगता है और वो ये देखता है कि इन सारे स्पेशल बच्चों में से एक ऐसा भी बच्चा है जिसका नाम हरगोविंद है और इन सारे बच्चों में हरगोविंद अकेला ऐसा है जो कि बास्केटबॉल खेलने में काफी अच्छा है। साथ ही साथ उसे गुलशन की सारी बातें समझ भी आती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हरगोविंद हमेशा अलग ही रहता है। वो ना तो कभी ज्यादा बोलता है न ही किसी से बात करता है और तो और वो गुलशन के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस भी नहीं मानता है। बस जब भी उसका मन करता है तब वो बॉल उठाता है और अकेला बॉल से खेलने लगता है। लेकिन हरगोविंद को छोड़कर गुलशन ये देखता है कि बाकी सारे बच्चे बास्केटबॉल में बहुत ही खराब है। यहाँ तक कि उन्हें तो बास्केटबॉल के बेसिक्स भी नहीं पता है और अगर गुलशन उन बच्चों को कुछ बताता है तो उन्हें वो भी समझ नहीं आता है। अब गुलशन इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और इसीलिए एक रात जब वो अपने घर आता है तब वो अपनी मदर से बात करता है एंड वो फिर से अपनी मदर से कहता है कि वो ऐसे पागल बच्चों को नहीं सिखा सकता है। लेकिन इस बार फिर से उसकी मदर उसे समझाते हुए कहती है कि वो बच्चे पागल नहीं है बल्कि वो बाकियों से बस थोड़े से अलग है और हाँ उनके जैसा तू भी है क्योंकि तू भी बाकियों से थोड़ा अलग है और वो इसीलिए क्योंकि बास्केटबॉल खेलने के हिसाब से तेरी हाइट काफी छोटी है, जिस वजह से बचपन में कोई भी तुझे बास्केटबॉल खेलने नहीं देता था। लेकिन बचपन के टाइम पर हमेशा मैंने तेरा साथ दिया, मैं तेरे साथ खड़ी रही और जहाँ भी तुझे दिक्कत आई वहाँ मैंने तुझे संभाला और उसी का रिजल्ट ये है कि आज की तारीख में तू बास्केटबॉल में इतना आगे है। और अब वैसे ही बेटा वो सारे बच्चे भी दुनिया से थोड़े से डिफरेंट है, पर जब तुझे जरूरत थी तब तेरा साथ देने के लिए मैं थी, लेकिन आज जब उन्हें जरूरत है तो उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है और इसीलिए तुझे उन सारे बच्चों का सहारा बनना होगा और उन सभी बच्चों को सपोर्ट करना होगा। अब गुलशन को अपनी मदर की बातें काफी अच्छी लगती हैं और इसलिए वो अपने काम को थोड़ा सीरियस लेने लगता है एंड वो उन सारे बच्चों से फ्रस्ट्रेट होना भी बंद कर देता है। साथ ही साथ अब वो उन सारे स्पेशल बच्चों को समझने भी लगता है और धीरे धीरे करके उनकी बातें और उनकी हरकतें उसे अच्छी भी लगती है। इसके साथ ही गुलशन इसके बाद करतार पाजी के पास जाता है और वो करतार पाजी से उन सारे बच्चों के बारे में पूछने लगता है ताकि वो उन बच्चों के बारे में जानकर उन्हें और ज्यादा समझ सके। बच्चों के बारे में पूछकर करतार पाजी गुलशन को बताते हैं कि ये सारे बच्चे आम नहीं है बल्कि ये काफी स्पेशल है। साथ ही साथ बेशक से इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बेवकूफ से हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि ये सब के सब बहुत ज्यादा समझदार हैं और ये सब अपने अपने काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी हैं। करतार पाजी आगे बताते हैं कि इन सारे बच्चों की अपनी अपनी फैमिलीज हैं, लेकिन इनमें से एक भी बच्चे की फैमिली ऐसी नहीं है जो कि अपने बच्चे को बोझ समझती हो और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सारे बच्चे असल में दिल के बहुत ही साफ और बहुत ही प्यारे हैं। अब इसके बाद ही करतार पाजी गुलशन को बारी बारी करके सारे बच्चों के बारे में बताना स्टार्ट करता है। वो गुलशन को सबसे पहले करीम के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि करीम यहाँ पास में एक हॉस्टल में रहता है और वैसे बेशक से वो अपने परिवार से दूर है, लेकिन तब भी वो अकेले अपनी काम की सारी जिम्मेदारी उठाता है। करीम हर रोज को सुबह 4 बजे उठता है, अपने सारे काम करता है और फिर उसके बाद वो रोज एक होटल में जाता है, जिस होटल के अंदर वो बर्तन धोने का काम करता है। साथ ही साथ करीम को बाइक भी चलानी आती है और वो बाइक बहुत अच्छे से चलाता है, यहाँ तक कि आज तक उसने कभी भी एक्सीडेंट नहीं किया है। अब करीम के आगे करतार पाजी गुड्डू के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इंसान गुड्डू को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जानवर गुड्डू को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक कि गुड्डू भी जानवरों से बहुत प्यार करता है और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो जानवरों को संभालने का काम भी करता है। यहाँ तक कि जो जानवर कोई भी नहीं संभाल पाता है उसे गुड्डू शांत कर देता है और सारे जानवर गुड्डू की बड़े प्यार से बात मानते हैं। अब ये बात सुनकर गुलशन करतार पाजी से कहता है कि गुड्डू जानवरों के साथ रहता है, शायद इसीलिए उसके शरीर से बदबू आती है। बट ये बात सुनकर करतार पाजी उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, असल में उसकी बॉडी से इसीलिए बदबू आती है क्योंकि गुड्डू कभी नहाता नहीं है और वो भी इसीलिए क्योंकि जब बचपन में गुड्डू बहुत ही छोटा था तब एक बार वो नदी में डूब गया था और उस टाइम पर बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई थी। लेकिन फिर उसी दिन से उसके मन में पानी का डर बैठ गया और उसने पानी से नहाना छोड़ दिया। अब इसके आगे करतार पाजी गुलशन को सतबीर के बारे में बताते हैं।
हैं। वो बताते हैं कि सतबीर भी बहुत ही टैलेंटेड है। यहाँ तक कि सतबीर एक वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करता है एंड उसे गाड़ियों के पार्ट्स की और सारे टूल्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है। असल में वो पूरा गराज वर्कशॉप सतबीर के फादर का ही है, लेकिन सतबीर अकेला ही उस पूरे गराज को संभालता है। यहाँ तक कि उसके गराज में बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं एंड वो सब गाड़ियों के बारे में सतबीर से सीख कर जाते हैं और सतबीर उन्हें गाड़ियों के और गाड़ियों के पार्ट्स के बारे में सारे नॉलेज देता है। अब इसके आगे करतार पाजी शर्मा जी के बारे में बताते हैं। वो गुलशन को बताते हैं कि शर्मा जी बहुत ही प्यारे इंसान है। एक्चुअली में शर्मा जी की फैमिली में उसकी मदर नहीं है और इसीलिए शर्मा जी अपने पिता और अपने चाचा के साथ रहता है। इसके साथ ही शर्मा जी एक कैफे के अंदर काम करता है, जिस कैफे में सारे लोग शर्मा जी से बहुत प्यार करते हैं। साथ ही साथ उस कैफे में जो कस्टमर्स आते हैं वो भी शर्मा जी से बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। और तो और जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि शर्मा जी की बात नॉर्मली किसी को समझ नहीं आती है एंड इसीलिए जिस कैफे में शर्मा जी काम करता है उसी कैफे में एक स्कीम भी चलती है कि जिस भी कस्टमर को शर्मा जी की बात समझ आ गई उस कस्टमर को कॉफी पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। अब करतार पाजी इसके आगे बताते हैं लोटस के बारे में। लोटस बेसिकली एक डाई फैक्ट्री के अंदर काम करता है और अपनी डाई फैक्ट्री के अंदर लोटस काफी अच्छा कर्मचारी है और इसीलिए जिस भी डाई के डब्बे में कोई दिक्कत होती है या फिर लीकेज होता है लोटस का मालिक उस डब्बे को लोटस को दे देता है और लोटस भी उस डाई को लेकर सीधा उसे अपने बालों में लगा लेता है। एंड इसीलिए तो हर हफ्ते हमें लोटस के बाल अलग अलग रंग के दिखते हैं क्योंकि वो बेसिकली अपने बालों में डाई लगा के आता है। अब इसके आगे बारी आती है राजू की। करतार पाजी गुलशन को बताते हैं कि राजू की फैमिली की एक छोटी सी नर्सरी है जिसके अंदर वो बेसिकली फ्लावर्स और प्लांट्स बेचते हैं। नर्सरी होने की वजह से राजू को पेड़ पौधों का काफी अच्छा नॉलेज है। साथ ही साथ उसकी आदत भी है कि वो अपने पौधों से बातचीत भी करता है और राजू की जो फैमिली है वो भी उससे बहुत प्यार करती है। अब करतार पाजी इसके आगे बताते हैं सुनील के बारे में। वो बताते हैं कि सुनील भी बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन सुनील के मन में हमेशा ये फीलिंग्स चलती है कि उसे कोई ना कोई बीमारी हो गई है। जैसे कि कभी वो सोचता है कि उसे बुखार आ गया है, कभी वो सोचता है कि उसे टाइफाइड हो गया है और इसी तरह से वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। इसके साथ ही सुनील अपने सर पर हमेशा एक हेलमेट पहनता है और वो भी इसीलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके सर पर कुछ गिर जाएगा जिससे उसे चोट लग जाएगी। लेकिन करतार पाजी ये बताता है कि सुनील की एक स्पेशलिटी है और वो स्पेशलिटी ये है कि वो घंटों तक आसमान की तरफ देखकर प्लेन्स को ट्रैक कर लेता है। यहाँ तक कि यहाँ से उड़ने वाली सारी प्लेन्स के बारे में सुनील को पता है और इसीलिए अगर कोई प्लेन 1-2 मिनट भी लेट होती है तो सुनील उस बारे में भी बता देता है। लेकिन इन सब के बाद जब गुलशन करतार पाजी से हरगोविंद के बारे में पूछता है तब करतार पाजी गुलशन को बताते हैं कि हरगोविंद ने टीम छोड़ दी है। लेकिन जब गुलशन उसके टीम छोड़ने का रीजन पूछता है तब करतार पाजी उसे कुछ भी नहीं बताता है एंड वो उसे कहता है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट ये बात सुनकर गुलशन को बुरा लगता है और वो करतार पाजी से कहता है कि पूरी टीम के अंदर अकेला हरगोविंद ही ऐसा प्लेयर था जो कि अच्छा खेलता था और इसीलिए वो चाहता था कि हरगोविंद टीम से खेले। लेकिन इन सब के बाद गुलशन अपने सारे लड़कों को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देता है और उन सभी को बास्केटबॉल खेलने के लिए तैयार कर लेता है। इसके साथ ही करतार पाजी भी गुलशन से कहते हैं कि उन्होंने हरगोविंद के रिप्लेसमेंट को बुला लिया है और अब एक नया प्लेयर आएगा जो कि हरगोविंद की जगह खेलेगा और वो प्लेयर आपको मैच वाले दिन ही मिल जाएगा। अब इन सब के बाद ही हम भी देखते हैं कि इन सब के मैचेस स्टार्ट होते हैं और इस पूरे टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है वो हमारी टीम के प्लेयर्स के होम ग्राउंड पर ही होता है, यानी कि वहाँ पर ही जहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस किया करते थे। हम ये जानते हैं कि हमारी वाली टीम का नाम होता है सितारे टीम एंड इसी तरह से दूसरी सारी टीमों का भी नाम दिया जाता है। अब मैच वाले दिन पहला मैच स्टार्ट होता है जिस दिन हम ये देखते हैं कि सितारे टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और वो दूसरी टीम को हराकर इस मैच को जीत लेती है। अब मैच के जीतते ही सारे प्लेयर्स के साथ साथ गुलशन भी काफी खुश होता है, यहाँ तक कि करतार पाजी को भी इन सबको देखकर काफी अच्छा लगता है और इसीलिए जीतने के बाद गुलशन सभी से कहता है कि अब सेलिब्रेशन में वो सब नहाने वाले हैं। लेकिन जाहिर है कि गुड्डू पानी से बहुत ज्यादा डरता है और इसीलिए वो नहाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गुलशन एक प्लान लगाता है और वो गुड्डू के मन से पानी का डर निकालने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर गुलशन ये सोच ही रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए कि इतने में हम ये देखते हैं कि पास से एक चूहा आता है और वो पास के एक बाथ टब में गिर जाता है और देखते देखते वो चूहा पानी में डूबने लगता है। ये देखकर गुलशन को आइडिया आता है और इसीलिए वो जल्दी से गुड्डू से कहता है कि गुड्डू को अब उस चूहे को बचाना होगा वरना वो चूहा डूबकर मर जाएगा। अब चूहे को डूबता हुआ देखकर गुड्डू जल्दी से पानी के टब में कूद जाता है और वो चूहे की जान बचाकर उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद चूहा भाग जाता है लेकिन सारे लोग उससे कहते हैं कि अब गुड्डू ने अपने पानी के डर को जीत लिया है और इसीलिए गुड्डू भी ये देखता है कि इस टाइम पर वो पानी के अंदर है एंड वो डूबकर मरा नहीं है और इसीलिए ये देखकर गुड्डू को काफी अच्छा लगता है और इस दिन वो बड़े आराम से नहाने लगता है।
अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है अगले मैच की, जो मैच सीधा चंडीगढ़ में होने वाला है। लेकिन असल में चंडीगढ़ वाले मैच को खेलने से पहले टीम में एक दिक्कत हो जाती है, और वो दिक्कत ये होती है कि टीम का प्लेयर करीम, जो कि असल में एक होटल में बर्तन धोने का काम करता है, उसे मैच वाले दिन उसका मालिक छुट्टी नहीं देता है, जिस वजह से करीम चाहकर भी मैच खेलने नहीं आ पाता है। बट करतार पाजी करीम की जगह एक दूसरे प्लेयर को अरेंज कर देते हैं, और इस प्लेयर का नाम होता है गोलू खान, जो कि असल में एक लड़की होती है। अब ये गोलू असल में बहुत ही गुस्से वाली होती है, लेकिन एक्चुअल में इसका दिमाग काफी तेज होता है, इसलिए टीम में बड़े आराम से घुल मिल जाती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि गोलू को टीम के प्लेयर्स पहले से जानते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि वो लोग गोलू के साथ पहले भी मिल चुके हैं और उसके साथ गेम खेल चुके हैं। अब ये लोग जैसे ही चंडीगढ़ पहुंच के मैच खेलना स्टार्ट करते हैं, वैसे उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि सामने वाली टीम के प्लेयर्स वैसे तो इतने खास नहीं होते हैं, जो कि पूरी टीम में खेलने में काफी एक्सपर्ट होता है, और इसलिए मैच के स्टार्ट होते ही वो बारी बारी करके फटाफट गोल्स करने लगता है। और इसलिए इस मैच को देखकर गुलशन को ऐसा लगता है कि शायद से वो लोग इस मैच को हार जाएंगे। बट ये देखकर गोलू सीधा गुलशन के पास आती है, और वो गुलशन के पास आकर अपने कोच से कहती है कि कोच अगर आप चाहे तो मैं इस मैच को जितवा सकती हूँ, और मैं इस पेड्रो नाम के प्लेयर को शांत कर सकती हूँ। ये बात सुनकर गुलशन को अच्छा लगता है, और इसलिए वो गोलू को सामने जाने का मौका देता है। लेकिन गोलू जैसी पेड्रो के पास जाती है, वैसी वो उसके प्राइवेट पार्ट पे अटैक कर देती है, जिस वजह से पेड्रो वहीं पर गिर जाता है और उसे मैच से बाहर करना पड़ता है। ये देखकर गुलशन भी हैरान रह जाता है कि आखिरकार गोलू ने किया तो किया क्या। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसा करने की वजह से सितारे टीम का एक फाउल तो होता है, बट वो लोग ओवरऑल इस पूरे मैच को जीत जाते हैं। लेकिन अब मैच जीतने के बाद जब ये लोग चंडीगढ़ से बस में वापस आ रहे होते हैं, तब ये लोग वापस आते हुए गाना गाने लगते हैं। लेकिन इस बस के अंदर जो भी लोग इन सबको देखते हैं, उन्हें ये सारे बच्चे पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि एज ऑफ कोर्स ये स्पेशल बच्चे हैं जिन्हें बाकी लोग थोड़ा सा अजीब समझते हैं। साथ ही साथ ये बच्चे एक च्युइंगम से खेल रहे होते हैं, जो च्युइंगम गलती से बस के ड्राइवर को लग जाती है, और इसीलिए ये देखकर ड्राइवर भी बस रोकता है और वो सारे बच्चों के पास आकर उन्हें पागल कहने लगता है। बट उसकी बात सुनकर गोलू को गुस्सा आता है, और वो ड्राइवर के भी प्राइवेट पार्ट पे अटैक कर देती है। बट ये सब देखकर सारे लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, और वो गुलशन के साथ साथ उसके सारे टीम के बच्चों को बस से नीचे उतार देते हैं। जिसके बाद गुलशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो किसी तरह से ट्रक और टेम्पो वालों से लिफ्ट मांगकर सारे बच्चों को अकेडमी वापस लेकर आता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आने के बाद गुलशन बच्चों पर गुस्सा नहीं करता है, और वो उनकी सिचुएशन को समझता है। लेकिन गुलशन को अब ये समझ में आ गया होता है कि ये सारे बच्चे पब्लिक व्हीकल्स में ले जाने लायक नहीं है, क्योंकि अगर इन सबको बस या फिर ट्रेन में ले जाएगा तो फिर वहाँ पर ये लोग फिर से धूम मचा देंगे, जिसके बाद हो सकता है कि इन्हें फिर से बीच में कहीं उतार दिया जाए। और इसीलिए इसके बाद ही गुलशन सीधा अपनी वाइफ सुनीता के पास जाता है, और पहले तो वो उससे बातचीत करके सारी चीजें नॉर्मल करता है, एंड फिर वो उन्हें बच्चों के बारे में बताकर उससे हेल्प मांगता है। इसके बाद सुनीता गुलशन का साथ देने के लिए मान जाती है, और वो सारे बच्चों के लिए एक बस को अरेंज करती है। जिसके बाद जहाँ जहाँ बच्चों के मैचेस होते हैं वहाँ सुनीता भी उनके साथ जाती है, और सुनीता और करतार पाजी बारी बारी करके बस को ड्राइव किया करते हैं। अब इसके बाद ही सितारे टीम बारी बारी करके सारे फुटबॉल के मैचेस को जीतने लगती है, और जीतते जीतते वो लोग सीधा सेमीफाइनल्स में आ जाते हैं। अब दोस्तों अपनी टीम को जीतता हुआ देखकर गुलशन को बहुत खुशी होती है, और गुलशन को देखकर उसकी वाइफ सुनीता को बहुत खुशी होती है। एंड इसीलिए हम ये देखते हैं कि सुनीता एक बार फिर से गुलशन से बात करती है, और वो एक बार फिर से गुलशन से कहती है कि उन्हें भी अपना बच्चा करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से गुलशन इस बात को सुनकर चिढ़ जाता है, और वो सुनीता से कहता है कि अब हमारी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, और इसीलिए अब अगर हमारा बच्चा होता है तो हो सकता है कि शायद से हमारा बच्चा इन जैसा निकल जाए, और मुझे इनके जैसा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि गुलशन की इस बात को सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है, और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके अगले पल ही हम ये देखते हैं कि सुनीता और गुलशन की सारी बात सुनील ने सुन ली होती है, और इसीलिए अगले पल सुनील सीधा गुलशन के पास आता है, और वो गुलशन से कहता है, सर आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे जैसे बच्चे आखिरकार किसे चाहिए होते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे जैसा हो, लेकिन हाँ सर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मेरे जैसे बच्चे के जो पिता है वो बिल्कुल आपके जैसे हो। और फिर ये बात बोलकर सुनील वहाँ से चला जाता है। अब सुनील की बात सीधा गुलशन के दिल पर लगती है, और इसीलिए वो ये समझ जाता है कि अब उन्हें इन बच्चों से भागने की नहीं बल्कि इन्हें अपनाने की जरूरत है। और फिर इसीलिए इसके बाद से हम ये देखते हैं कि गुलशन इन सारे बच्चों को अपने बच्चे जैसा समझने लगता है।
एंड वह सारे बच्चों की प्रॉपर केयर भी करने लगता है। साथ ही साथ इनकी कोई भी बात गुलशन को बुरी नहीं लगती है और यहाँ तक कि गुलशन इनकी सारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। जैसे कि अगर किसी के जूते के फीते नहीं बंधे होते तो वो उनके फीते भी बांधता है। किसी को कुछ खाने का मन करता है तो गुलशन उसे ला कर देता है और अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो गुलशन उसकी तकलीफ को दूर भी करता है। अब इसके बाद ही अगले दिन उनका सेमीफाइनल मैच होता है और इस बार उनके सेमीफाइनल मैच को देखने के लिए गुलशन को सजा देने वाली जज भी आती है और तो और गुलशन का वो सीनियर कोच भी आता है जिसे गुलशन ने घूसा मारा था। और यहाँ पर ये सब के सब देखते हैं कि गुलशन ने अपनी टीम को बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी है। एंड इसके बाद इस पूरे मैच के अंदर भी हम ये देखते हैं कि सितारे टीम यहाँ पर सेमीफाइनल्स मैच को भी जीत जाती है और सीधा पहुंच जाती है फाइनल्स के अंदर। लेकिन अब फाइनल मैच के लिए गुलशन ये देखता है कि फाइनल्स में उनका मुकाबला बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम से है और इसीलिए ऐसी टीम को हराने के लिए उसे टीम के अंदर हरगोविंद की जरूरत होगी क्योंकि वो पूरी टीम के अंदर सबसे अच्छा प्लेयर था। अब हरगोविंद ने टीम को क्यों छोड़ा था इस बात को जानने के लिए और उसे एक बार फिर से टीम में शामिल करने के लिए गुलशन सीधा उसके घर जाता है और वो हरगोविंद के घर आकर उससे पूछता है कि आखिरकार उसने टीम को छोड़ा क्यों और आखिरकार वो क्या रीजन है जिस वजह से वो उससे हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता है। इस बात को सुनकर हरगोविंद गुलशन को ही बताता है कि असल में आज से काफी टाइम पहले वो ऐसे स्पेशल बच्चों की टीम का कैप्टन हुआ करता था और इससे पहले भी मैचेस खेल खेल कर वो फाइनल्स में जा चुका है। लेकिन उसके पहले वाले जो कोच थे उन्होंने गलत किया था। असल में उन्हें किसी भी हाल में टूर्नामेंट को जीता था और इसीलिए उन्होंने हमारी टीम के अंदर 2 ऐसे बच्चे शामिल कर दिए जो कि बिल्कुल भी डिसेबल नहीं थे और इसीलिए जब फाइनल मैच हुआ तब हम उस मैच को तो जीत गए लेकिन फाइनल मैच के बाद जब चेकिंग हुई तब उन दोनों बच्चों के नकली सर्टिफिकेट्स पकड़े गए और इसीलिए हमारी पूरी टीम को मैच से बाहर कर दिया गया। एंड वो ट्रॉफी और मेडल जो कि मैंने मेहनत से जीता था वो मेरा होने के बाद भी मुझ तक नहीं पहुंच पाया। अब हालांकि मैं तो सदमे को बर्दाश्त कर गया लेकिन मेरी माँ को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा और उस दिन पहली बार मेरी माँ रोई थी और इसीलिए उस दिन के बाद से मैंने किसी भी कोच पर भरोसा नहीं किया एंड शायद यही रीजन है कि मैं आप पर भी भरोसा नहीं कर पाता हूँ। अब हरगोविंद की बात सुनकर गुलशन को बुरा तो लगता है लेकिन फिर वो उसे और उसकी मदर को ये आश्वासन देता है कि वो उसके पहले वाले कोच जैसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही वो हरगोविंद की मदर से उसके खेलने के लिए परमिशन ले लेता है एंड वो हरगोविंद को फाइनल्स खेलने के लिए ले आता है। अब इसके बाद गुलशन फाइनल्स के लिए काफी खुश होता है और इसीलिए वो जल्दी से सीधा अकेडमी में करतार पाजी से मिलता है एंड वो करतार पाजी से फाइनल्स के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर करतार पाजी गुलशन को ये बताते हैं कि असल में वो लोग फाइनल्स खेलने नहीं जा पाएंगे। गुलशन के पूछे जाने पर करतार पाजी उसे बताते हैं कि असल में उनकी टीम का फाइनल मैच मुंबई के अंदर है लेकिन दिक्कत ये है कि उनकी टीम के लिए जो भी फंड आया था वो फंड अब खत्म होने की कगार पर है। एक्चुअली में करतार पाजी को ऐसा लगा ही नहीं था कि उनकी ये टीम इतना आगे जा पाएगी लेकिन गुलशन जैसे कोच की वजह से आज उनकी टीम फाइनल्स में पहुंच चुकी है। बट अब क्योंकि करतार पाजी ने टीम के इतना आगे जाने के बारे में सोचा ही नहीं था इसी वजह से उन्होंने पुराने मैचेस में सारे पैसे लगा दिए जिस वजह से अब उनके पास बहुत ही कम फंड बचा है और इतने कम फंड के साथ वो लोग मुंबई सिर्फ ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि दिल्ली से मुंबई जाने में 2 दिन का टाइम लगता है और ये बच्चे 2 दिनों तक ट्रेन का सफर कर ही नहीं पाएंगे एंड इसी वजह से वो लोग फाइनल नहीं खेल पाएंगे। अब ये बात जैसी गुलशन और टीम के बच्चों को पता लगती है वैसे सब के सब काफी उदास होते हैं लेकिन गुलशन ये डिसाइड करता है कि उसने बच्चों को यहाँ पर लाने में बहुत मेहनत की है और इसीलिए वो किसी भी हाल में अपनी टीम को फाइनल्स खिला कर ही रहेगा। अब इसके बाद गुलशन सीधा अपनी वाइफ सुनीता के पास आता है जिसके बाद वो सुनीता को एक प्लान बताता है और अपनी वाइफ सुनीता को अपने प्लान में शामिल कर लेता है। असल में गुलशन का ये प्लान होता है कि अभी वो अपनी वाइफ को सीधा पुलिस के गेटअप में लाएगा और उससे एक पुलिस इंस्पेक्टर की एक्टिंग करवाएगा। और अब क्योंकि उसकी वाइफ सुनीता शादी से पहले सीरियस में एक्टिंग किया करती थी इसीलिए सुनीता इस एक्टिंग को कर भी लेगी। एंड एक्चुअल में गुलशन का ये प्लान होता है कि वो अपनी वाइफ सुनीता के साथ मिलकर सीधा करीम के होटल के मालिक के पास जाएगा और उसे करीम पर अत्याचार करने के जुर्म में जेल में डालने की धमकी देगा और जब करीम के होटल का मालिक उससे बचने की गुहार लगाएगा तब वो उसके बदले में करीम को फाइनल्स के लिए छुट्टी दिलवाएगा एंड साथ ही सारे बच्चों के मुंबई जाने के लिए करीम के होटल के मालिक से फ्लाइट और होटल के पैसे लेगा। अब इसके बाद ही गुलशन और सुनीता बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो सीधा करीम के होटल के मालिक के पास जाते हैं और उससे ही कहते हैं कि उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है और कंप्लेंट ये है कि उसके होटल में करीम नाम का एक लड़का काम करता है जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है और इसलिए उसके होटल का मालिक उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है एंड उससे आधे पैसों में बहुत सारा काम करवाता है। एंड अब ऑफ कोर्स वो होटल का मालिक डर जाता है
जिसके बदले में गुलशन करीम को 15 दिन की छुट्टी दिलवाता है और सारे बच्चों के मुंबई जाने के लिए और वहाँ होटल में रहने के लिए उससे बुकिंग करवाता है। अब इसके बाद ही गुलशन, उसकी वाइफ सुनीता और उनकी पूरी सितारे टीम सीधा मुंबई फाइनल्स खेलने जाती है। यहाँ पर ये लोग सबसे पहले होटल में रुकते हैं, लेकिन होटल में इनके रूम्स होते हैं 7वें फ्लोर पर और इसीलिए 7वें फ्लोर पर जाने के लिए सारे बच्चे लिफ्ट का यूज करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि गुलशन लिफ्ट की बजाय सीधा सीढ़ियों पर जाता है और वो इसीलिए क्योंकि बचपन में एक बार गुलशन लिफ्ट में अटक गया था, जिस वजह से उसे आज तक लिफ्ट से डर लगता है और इसीलिए वो हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन आज के दिन सारे बच्चे गुलशन को जबरदस्ती लिफ्ट में घुसा देते हैं और उसे बड़े आराम से लिफ्ट से ऊपर ले जाते हैं, जिसके बाद ही गुलशन के मन से लिफ्ट का डर भी निकल जाता है। अब इसके बाद ही अगले दिन फाइनल मैच स्टार्ट होता है। लेकिन इस फाइनल मैच के अंदर हम भी देखते हैं कि सामने वाली टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सब के सब बहुत लंबे होते हैं और अब क्योंकि लंबे प्लेयर्स को फुटबॉल में एडवांटेज मिलता है, इसीलिए सारे बच्चे बड़े आराम से फाइनल्स में आ चुके थे। अब यहाँ पर जैसे ही फाइनल का मैच स्टार्ट होता है, वैसे ही देखते ही देखते सामने वाली टीम सितारे टीम पर भारी पड़ने लगती है और वो देखते ही देखते बहुत सारे गोल्स कर देती है। जिसके बाद जब मैच का फर्स्ट हाफ खत्म होता है, तब सितारे टीम सामने वाली टीम से बहुत पीछे होती है। लेकिन इस टाइम पर गुलशन अपनी पूरी टीम को बुलाता है और वो सबको एक स्ट्रेटेजी बताता है। वो अपनी टीम से कहता है कि जो सामने वाली टीम है उसमें सारे प्लेयर्स बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन हमें अब इसी बात का फायदा उठाना है और अब हमें बॉल को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से पास करना है, क्योंकि एक्चुअली में जो भी लंबे बंदे होते हैं वो ऊपर से बॉल को बड़े आराम से पास कर सकते हैं। इसीलिए अगर तुमने ऊपर से बॉल दी तो वो उस बॉल को कैच कर लेंगे। लेकिन लंबी हाइट वाले बंदों की यही दिक्कत होती है कि वो लोग नीचे से बॉल को पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से बॉल पकड़ने में उन्हें काफी दिक्कत आती है। और इसलिए अब तुम लोग नीचे से बॉल को पास करना, जिससे कि तुम लोग जल्दी से गोल्स कर पाओगे। अब इसके बाद जैसे मैच कंटिन्यू होता है, वैसे हम ये देखते हैं कि गुलशन की बताई हुई स्ट्रेटेजी काम कर जाती है और इसलिए सितारे टीम नीचे नीचे से बॉल को पास करके फटाफट से गोल करने लगती है। इसके बाद इस सामने वाली टीम का जो स्कोर होता है वो 30 हो जाता है और वहीं जो सितारे टीम का स्कोर होता है वो 29 होता है, यानी कि एक कम। लेकिन अब मैच को खत्म होने में सिर्फ 20 ही सेकंड रह जाते हैं और इसीलिए गुलशन अपनी टीम से कहता है कि 20 सेकंड के अंदर भी वो लोग अभी गोल कर सकते हैं और इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद बॉल पास होते होते सीधा करीम के पास आती है और सभी लोग करीम को कहते हैं कि वो लोग जल्दी से बॉल को नेट के अंदर डाल दें। लेकिन दोस्तों असल में करीम प्लेयर तो काफी अच्छा होता है, बट उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से उसके अंदर एक दिक्कत होती है और वो दिक्कत ये होती है कि वो हमेशा बॉल को सामने से नहीं बल्कि पीछे से नेट में डालता है और जाहिर है कि जब भी कोई पीछे से बॉल को फेंकेगा तो बॉल नेट में नहीं जाएगी। और बिल्कुल ऐसा इस बार भी होता है, क्योंकि जैसे ही करीम उल्टा होकर बॉल को पास करता है वैसे ही बॉल नेट में जाने की बजाय बाहर गिर जाती है और टीम सितारे इस फाइनल मैच को हार जाती है। अब ये देखकर गुलशन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और इसीलिए वो अपना सर झुका लेता है और अपनी आंखें बंद करके अफसोस करने लगता है। लेकिन अगले पल वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वैसे वो ये देखता है कि सिर्फ सामने वाली टीम नहीं बल्कि उसकी टीम के सारे प्लेयर्स भी बहुत खुश हैं और वो सब के सब दूसरी टीम के प्लेयर्स के साथ मिलकर नाच रहे हैं। यहाँ तक कि सितारे टीम के प्लेयर्स को देखकर ये भी नहीं लग रहा था कि वो लोग इस मैच को हार चुके हैं, बल्कि देखने में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भी इस मैच को जीत ही लिया है। और इसलिए ये सब देखकर गुलशन का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है और इसलिए गुलशन अपनी बगल में अपनी वाइफ सुनीता से कहता है कि आज तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनका कोच हूँ और मैं इन्हें सिखा रहा हूँ, लेकिन आज जाकर मुझे पता लगा कि असल में ये लोग मेरे कोच हैं। ये सारे बच्चे बहुत ही अच्छे और बहुत ही समझदार हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूँ। मैं तो आज तक किसी की बात भी नहीं समझ पाता था, यहाँ तक कि जो मुझसे अलग था मैं तो उसे समझना भी नहीं चाहता था। लेकिन ये सारे बच्चे तो दूसरों का सुख दुख भी समझ लेते हैं और ये हमेशा सबके बारे में सोचते हैं। आज मुझे पता लगा कि इन सबका दिल कितना बड़ा है और जाहिर है कि जिसका दिल इतना बड़ा हो उसके अंदर कोई कमी कैसे हो सकती है। और फिर इसके बाद ही दोस्तों गुलशन भी अपनी टीम के साथ नाचने गाने लगता है और वो भी उनके साथ बहुत खुश होता है। अब दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि गुलशन की सजा भी पूरी हो जाती है। साथ ही साथ गुलशन का वो सीनियर जिसको उसने घूसा मारा था वो भी गुलशन को फोन करके उससे बात करता है एंड वो फोन पर गुलशन से कहता है कि तुम इंसान तो एक नंबर के सुअर हो, लेकिन तुम कोच बहुत ही अच्छे हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो, क्योंकि अब 1 महीने बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, जिसके बाद मुझे अपनी टीम के लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे कोच चाहिए। अब गुलशन भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसे ये ऑफर लेकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो हमेशा से ही नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच बनना चाहता था और आज उसका ये सपना भी पूरा हो चुका है। साथ ही साथ उसके 3 महीने की सजा भी पूरी हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी सितारे टीम के बच्चों को गुड बाय बोलने के लिए उनसे मिलने जाता है। वहाँ पहुंचकर गुलशन ये देखता है कि सारे बच्चों ने उसके फेयरवेल के लिए केक लाया था और इसीलिए ये सब देखकर गुलशन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद ही वो सबके साथ सेलिब्रेट करता है और वहाँ पर ही उन सबके साथ नाचने गाने लगता है। जिसके बाद ये पूरी
मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो सितारे जमीन पर मूवी की स्टोरी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। कमेंट्स में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो जरूर कहना। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कमेंट्स पे सितारे जमीन पर जरूर लिखना, और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।